मेडिकल कॉलेज की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज की मान्यता लेने के लिए फर्जी डॉक्टर से लेकर फर्जी मरीज तक जुटाए गए थे। ग्रामीणों को 150 से 200 रुपए देकर फर्जी तरीके से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। ये है श्रीरावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज, जो अब सीबीआई जांच के घेरे में है। कॉलेज के डायरेक्टर अतुल कुमार तिवारी गिरफ्तार हैं। एफआईआर में रविशंकर महाराज चेयरमैन SRIMSR रायपुर का भी नाम है। एनडीटीवी की तहकीकात में सामने आया कि कॉलेज ने मेडिकल काउंसिल से मान्यता लेने के लिए फर्जी डॉक्टरों के अलावा मरीजों की लाइन लगाई, वो भी पैसों का लालच देकर। गांव के मासूम लोगों को 150 से 200 रुपए देकर बीमार बनाया गया और इंस्पेक्शन के दिन अस्पताल में भर्ती दिखा दिया गया। एनडीटीवी की टीम पहुंची रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज के आसपास के गांव तुलसी बख्तरा, कुर्रू चेरिया और सुंदरकरा, और सामने आई एक भयावह हकीकत। फर्जी मरीजों का पूरा सिंडिकेट तैयार था। आरोप है बसों में भरकर लोग लाए जाते थे, नाम पर रजिस्ट्रेशन होता था, बीमारी नकली। दिन भर अस्पताल में बैठने के बदले 150 रुपए दिए जाते थे। इंस्पेक्शन टीम के जाने के बाद पैसे हाथ में मिलते थे। कितना पैसा? कद का पैसा दे रहे? कद का पैसा दे रहे? 620 का था। 600। कितने लोगों का? 4 लोगों का। मैं 4 दिन के। 4 कौन कौन आपके घर से? ऐसे बहुत जाती से। हाँ, अभी भी रही है जी से। 2 जन हमारे घर से गए थे, बाकी और गए थे पारा मोहल्ला से। तो आपके घर के कितने पैसे दिए? 300। 2 जने के। मतलब 150 ही सबको दिए। हाँ। कितने घंटे वहाँ पे रोका आपको? दिन भर था। अच्छा, दिन भर सुबह से ले गए? सुबह से 5 बजे तक आए, 5 बजे शाम। और सुनो ले गए रही से तब गे रहे हैं, हाथ गोड़ पिरावत रही। अच्छा, तो फोटो खिंचा रही वहाँ से? हाँ, उसने कई के ले गए हैं। नहीं ये देगा कते रुपया तोला देबो कई के लेके गए हवाई? 150 देबो। 150 रुपया देबो। तो आपके घर में कितने लोग गए थे? कतेक जन के रहा? अब बड़ जन गे रहे हैं बस में। बस में सब जन 150 रुपया। हाँ, वादे पार्क में ज्यादा गिरी था, हमारे पार्क 3-4 जन गे रहे हैं। तो पैसा मिल गया? नहीं मिले अभी? अभी खा नहीं मिले, 2 दिन गेनते हैं और वो बखत गे रहे हैं। आरोप है कि ये महज कुछ ग्रामीणों की कहानी नहीं, ये पूरी सिस्टम की साजिश है। श्रीरावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में OPD और IPD के आंकड़े फर्जी मरीजों से भरे जाते थे। 3rd ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को फैकल्टी बनाकर पेश किया जाता था। झोला छाप डॉक्टर और मितानिन मिलकर बीमारों की खेप तैयार करते थे। हर फर्जी मरीज के नाम पर 200 रुपए, एजेंट और मितानिन को भी कमीशन मिलता था। इन्हीं आरोपों के बाद 1 जुलाई 2025 सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। 6 गिरफ्तार हुए, जिसमें कॉलेज के डायरेक्टर अतुल तिवारी भी शामिल थे। कुछ लोग बेंगलोर में थे, रिश्वत लेते पकड़े गए। 55 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। 6 राज्यों में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापे पड़े। 35 आरोपी नामजद हैं, जिसमें रिटायर्ड IFS संजय शुक्ला भी शामिल हैं। जांच में सामने आया कि NMC के इंस्पेक्शन की तारीख कॉलेज को पहले से बता दी जाती थी। फर्जी भर्ती, बनावटी इलाज और सब कुछ सिर्फ कागजों में फिट करने का खेल। इंस्पेक्टर्स को रिश्वत मिलती ताकि वो रिपोर्ट फेवर में लिखें। घूस का खेल हवाला के जरिए होता था। एनडीटीवी ने इस मामले में कॉलेज के चेयरमैन और उनके PA से बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। सरकार जो भी नियम कानून में है उसके तहत कर भी रही है। हम भी अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये पिछले समय भी उनको लाइसेंस दिया गया है। कुछ लाइसेंस प्रक्रियाधीन हैं, कुछ भारत सरकार के माध्यम से मिले हैं। तो जो भी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है उस पर हम पूरी पारदर्शिता के साथ उस पर जांच भी करेंगे और जो भी कमी होगी उसके जो भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत हम कार्रवाई भी करेंगे। अभी जो जांच के बाद जो बातें आ रही हैं वो काफ़ी दुर्भाग्यजनक है, चिंताजनक है। इस प्रकार की वातावरण और घटनाओं से निश्चित रूप से प्रदेश का कहीं न कहीं मान धूमिल होता है।
जब कॉलेज मान्यता के लिए मरीजों को भी फर्जी बना देता है तो सवाल उठता है, वहाँ पढ़ने वाले डॉक्टर भविष्य में क्या जान बचाएंगे या जान से खिलवाड़ करेंगे? ये मामला सिर्फ फर्जीवाड़े का नहीं, इंसानियत के खिलाफ अपराध है। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर की है और उसकी जांच चल रही है और ज़मीनी हकीकत भी कुछ ऐसी ही है कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने फर्जी तरीके से आम लोगों को, ग्रामीणों को मरीज बताया था। अब इस बात का प्रशासन को भी जानकारी है, सरकार को जानकारी है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है, कितना कड़ा एक्शन करती है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। भोपाल और इंदौर जल्द ही देश के अगले बड़े मेट्रो रीजन बनेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार ने मेट्रोपॉलिटन विधेयक पेश कर दिया है, जिससे सिर्फ शहरों की तस्वीर ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का भविष्य बदल सकता है। भोपाल से लेकर इंदौर तक और सीहोर से धार तक प्रदेश के 9 जिले मेट्रोपॉलिटन रीजन के तहत विकसित होंगे। मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक 2025 विधानसभा में पेश हो चुका है, जिसके तहत प्रदेश में 2 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाए जाएंगे। भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ को शामिल किया जाएगा, जबकि इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंदौर, उज्जैन, देवास और धार जिले होंगे। हमारी सरकार का एक विजन है, जो बड़े शहर हैं उनके साथ जो छोटे एरिया हैं जहाँ तक औद्योगिक क्षेत्र बढ़ सकता है, उन क्षेत्रों को मिला करके मेट्रोपॉलिटन की योजना आई है। ये बहुत अच्छी योजना, आने वाले समय में जितना विकास संभव होगा महानगरों का वो नीचे तक जाएगा, गाँव तक वो काम बढ़ेगा, इसलिए विकास की संभावना है और रोजगार की संभावना है। विकास की कमान संभालेगी मेट्रोपॉलिटन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अध्यक्ष खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। 3 मंत्री नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और राजस्व इसमें उपाध्यक्ष होंगे, जबकि मुख्य सचिव सदस्य होंगे और कार्यपालिका का संचालन करेंगे मेट्रो कमिश्नर। मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट प्लान कम से कम 15 साल के लिए बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, उद्योग, परिवहन और हाउसिंग की एक साथ प्लानिंग होगी। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में विकास के सारे बड़े फैसले अथॉरिटी ही लेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मेट्रोपॉलिटन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिना मंजूरी के कोई भी विकास कार्य नहीं होगा। यहां तक कि सरकारी विभाग भी निर्माण से पहले अनुमति लेंगे। अगर 60 दिन में कोई फैसला नहीं आया तो विकास अनुमति स्वीकृत मानी जाएगी। साथ ही एकीकृत मेट्रो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी बनाई जाएगी, जो ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर फैसले लेगी। विपक्ष ने इस प्लानिंग को जरूरी बताया, लेकिन मास्टर प्लान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। समय की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश में चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो और भविष्य में चाहे जबलपुर, ग्वालियर भी हो, इन शहरों को महानगर में विकसित करने की योजना बननी चाहिए है। मैंने ये बात कही भी है कि जो विकास दिल्ली एनसीआर में हुआ है, जहाँ एक तरफ गुड़गांव, नोएडा में काफ़ी नए उद्योग स्थापित हुए हैं, नए कंपनीज वहाँ आई हैं, वहीं दिल्ली के पर्यावरण पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। तो इस मुद्दे को लेकर भी हमें सावधान होना चाहिए है। हमारे इंदौर के जो महानगर का प्रस्ताव है, अगर हम इसको ठीक से करेंगे, ठीक से विकास करेंगे, सुनियोजित व्यवस्था बनाएंगे, तो इंदौर, देवास, उज्जैन, पीतमपुर और मऊ को मिलाकर एक अच्छा बड़ा महानगर बन सकता है। हम बात करें भोपाल महानगर की, लेकिन उसी भोपाल जो हमारी राजधानी है, वहाँ पिछले 20 साल से भाजपा सरकार मास्टर प्लान नहीं ले पाई है, तो फिर हम कैसे यहाँ का महानगर बनाएंगे भोपाल को। भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन बनने के बाद न सिर्फ शहरों का दायरा बढ़ेगा, बल्कि योजनाएं भी ज्यादा व्यवस्थित और प्रभावशाली होंगी। भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों का मास्टर प्लान सालों से अटका पड़ा है और अब सरकार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट प्लान के तहत शहरों के विकास को नई दिशा देने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि ये कोशिश कितनी दूर तक जाती है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें आपने देखी होगी। ये वो किसान हैं जो हर दिन खाद लेने के लिए समितियों और वितरण केंद्रों के बाहर जुटते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, ये हम नहीं मध्य प्रदेश सरकार कह रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में खाद की कमी का मुद्दा उठा तो कृषि मंत्री ने सदन में जवाब दिया कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, अगर कहीं कमी होगी तो सरकार वहां पहुंचेगी। खाद की आपूर्ति सरकार के द्वारा की जा रही है। ये बात सही है कि इस बार फसल के लिए जैसे मक्का की बोनी ज़्यादा हुई है तो और खाद की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्था खाद की जा रही है। अगर कहीं कुछ कमी है तो उसे किस तरह से दूर नहीं, केंद्र सरकार से भी बात करके, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से भी बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाद का अलॉटमेंट करवाया है। वहीं सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का कहना है कि सरकार किसानों के पास जाकर जमीनी हकीकत देखे, किसानों के आंसू असलियत बयां कर रहे हैं। सरकार के मंत्री यहाँ कहते हैं कि खाद है, विधानसभा में कहना चाहते हैं, लेकिन मैं सरकार के मंत्रियों मुख्यमंत्री जी को सलाह दी कि आप किसान के पास जाओ, प्रदेश के वहाँ पे जाओ, ब्लॉक में जाओ, गांव में जाओ। जब किसान के आंसू आप देखोगे, किसान को फसल के उसकी रोजी रोटी है, उसका परिवार है, उसका भविष्य है, अगर उस पर आप नहीं बात कर सकते तो यहाँ पे जुमलेबाजी करने से, पेपरबाजी करने से, ट्विटर खेलने से कुछ नहीं होगा। खाद की किल्लत को लेकर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन खाद के लिए लाइन में लगे किसानों का सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर उनकी गलती क्या है। ये तस्वीर देखिए, मंडला में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। डीएपी और यूरिया के लिए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद के लिए किसान सुबह से ही वितरण केंद्र पहुंच जाते हैं। खाद नहीं मिलने पर कई बार हंगामे की स्थिति बनती है। मंडला जिले के खाद का बिक्री का केंद्र है और यहाँ पर जिले का कॉलेज, आरडी कॉलेज के सामने ये विपणन का एक खाद सेंटर है। यहाँ पर भारी भीड़ है और भारी अनियमितताएं हैं। लोग 2 बजे 3 बजे रात से आकर लाइन में लगे हैं और अभी तक लाइन में लगे हुए हैं। इनको खाद नहीं मिली, पर्ची नहीं मिली, बहुत सारी समस्याएं हैं। और यही हाल उस तरफ महिलाओं का। महिलाएं भी सुबह से 3 बजे रात से, 2 बजे रात से, सुबह 4 बजे से आई हैं। लड़के बच्चों को घर में छोड़कर आई हैं, घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। लाइन में लगे किसानों का कहना है कि वो सुबह से वितरण केंद्र के बाहर खड़े हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें खाद मिलेगी या नहीं। यहाँ पे 8 बजे आया। क्या स्थिति है अभी खाद की? खाद अभी तो नहीं मिली है मेरी। क्यों नहीं मिली? अब यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ है और व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पा रही है, इसलिए लाइन में लगे हम। अभी तो ये विपणन के अधिकारी बैठे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? ये सर बोलते हैं सर वहाँ बात ही नहीं करने देते हैं सर, और बोलते हैं कि आगे पीछे वाले को दे दिए सर, अपने अपने समझ के सर, और हम लोग सर 5 बजे के आए हैं। सोमवार को नरसिंहपुर, दमोह, बैतूल और उमरिया से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। नरसिंहपुर में खाद नहीं मिलने से किसानों में गुस्सा है। सोमवार को नरसिंहपुर में कतार में आगे लगने को लेकर किसान आपस में भिड़ गए। दमोह में खाद नहीं मिलने से परेशान किसान सड़क पर उतर आए। नाराज किसानों ने दमोह तेंदुखेड़ा सड़क को जाम कर दिया। किसानों का गुस्सा देखकर मंडी के कर्मचारी ताला लगाकर फरार हो गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। इधर बैतूल जिले में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान थे। जैसे ही किसानों को खबर लगी कि सोमवार को खाद के टोकन बटेंगे, सुबह से ही सोसाइटी के बाहर किसानों की भीड़ लग गई। सुबह 6 बजे सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने लाइन लगा ली। जब टोकन बटने की बारी आई तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। खाद पर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं और किसानों की अपनी परेशानियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। रायपुर और दुर्ग के बीच में पड़ने वाले कुम्हारी टोल प्लाजा की मियाद 2024 में खत्म होने के बाद भी टोल टैक्स वसूलने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही टोल प्लाजा को बंद करने की मांग कर रहे हैं और वहीं बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर टोल प्लाजा को अवैध बताते हुए बंद करने की मांग की है। यह है कुम्हारी टोल प्लाजा, जिसकी मियाद 2015 में खत्म हो चुकी है, लेकिन सड़क मेंटेनेंस के नाम पर टोल टैक्स की वसूली जारी है। हर दिन आमजन से लाखों रुपए की वसूली की जाती है और अब वाहन मालिक टोल वसूली को अवैध बताते हुए बंद करने की मांग कर रहे हैं। सर, हमारा हर हफ्ते भिलाई और दुर्ग जाना रहता है। हम लोग रायपुर के रहने वाले हैं। बिजनेस पर्पज से हम लोग आते जाते हैं और हर बार ये टोल हमको देना पड़ता है। यहाँ पे एक बार का कितना लगता है आपकी कार का? ये 25 रुपये कटता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये तो अवैध है, 2015 से इसकी मियाद खत्म हो चुकी है।
देखिए सर, हम लोग भी ने ऐसा सुना है, एक बार जाते हैं एक बार आते हैं। तो एक बार का कितना लगता है? 40 रुपये, 80 रुपया, 80 160 रुपये लगता है। 160 रुपये लगता है। तो ये तो इसकी जो मियाद है वो तो 2015 में ख़त्म हो गई। लोग बोल रहे हैं अवैध है, तो आपको पता है कि अवैध वसूली हो रही है यहाँ पे? सुने तो था सर बीच में इस तक को बात है करके, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला हमको। तो अवैध तो है, ये तो बहुत साल हो गया जी। आप लोगों ने कभी विरोध किया? अब हम लोग के विरोध से नहीं, यहाँ तो नेतागिरी चलती है। जिस टोल प्लाजा को लेकर इतना विरोध हो रहा है, पहले उस टोल प्लाजा के बारे में जान लीजिए। 2003 में कुम्हारी टोल प्लाजा बनना शुरू हुआ। 2006 से कुम्हारी टोल प्लाजा पर टोल वसूली शुरू। 2015 में टोल प्लाजा की मियाद खत्म हो गई। 2015 से NHAI ने टेंडर जारी कर टोल वसूली शुरू की। यहाँ से हर दिन 23 से 24 हजार वाहन गुजरते हैं। वाहन चालकों से 25 से 180 रुपए तक टोल वसूला जाता है। औसतन एक गाड़ी से 100 रुपए का टोल वसूला जाता है। हर दिन 23 से 24 लाख रुपए की टोल वसूली होती। कुम्हारी टोल प्लाजा इन दोनों सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल इसे बंद करने की मांग हो रही है और रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर इसे बंद करने की मांग की है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2015 में इसकी मियाद खत्म हो गई थी और अब ये अवैध तरीके से संचालित हो रहा है, जिसे बंद किया जाना चाहिए। और हमारी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके कुम्हारी के टोल नाके से रायपुर, भिलाई, दुर्ग की जनता को मुक्ति मिले। इस प्रयास में हम लगे हैं और जब तक टोल नाका बंद नहीं होगा तब तक यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। साल बाद जब हमारी आरंग की रिंग रोड बन जाएगी तो उसके बाद में टोल नाका बंद हो जाएगा। मुझे लगता है अभी 2-4 दिन में ही उसकी घोषणा हो जाएगी। इधर कांग्रेस टोल प्लाजा को अवैध बता रही। कांग्रेस का कहना है कि दुर्ग और कुम्हारी दोनों एक साथ शुरू हुए थे, लेकिन कुम्हारी टोल प्लाजा में खुली वसूली जारी। कुम्हारी का जो टोल प्लाजा है, रायपुर के कुम्हारी से लेके भिलाई तक के बीच में, जो टाटीबंद से भिलाई तक के बीच जो सड़क बनाई गई थी, उसकी लागत के लिए उसको वसूला गया था। लगभग 2 दशक से अधिक समय से वसूला जा चुका है, जबकि उसको मैक्सिमम 15 वर्ष में उसको बंद किया जाना था। इसके समय ही जो उधर से इसके साथ में ही उस रोड के बनाने के दौरान जो भिलाई में टोल प्लाजा लगाया गया तो उसे बंद कर दिया गया, लेकिन कुम्हारी वाला टोल प्लाजा अनधिकृत रूप से आज तक उसमें वसूली जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही टोल प्लाजा को अवैध बता रही, लेकिन टोल प्लाजा के मैनेजर का कहना है कि सब NHAI के नियम के तहत हो रहा है। सर, ये टोल वर्तमान में KCC करके नागपुर की कंपनी है, वो चला रही है। 1 साल को टेंडर। जी सर। तो ये जो अवैध होने के आरोप लग रहे हैं, क्या है सच्चाई? सच्चाई सर, हमारे पास वर्क ऑर्डर जो हमने आपको दिखा दिया, 1 साल का टेंडर मिला है और गवर्नमेंट टेंडर निकालती है ऑनलाइन। उसका टेंडर होता है, जिसको मैक्सिमम डालती है कंपनी उसको टेंडर मिलता है। तो ये कितना टेंडर है और कब तक वैलिड है आपका? ये वैलिड हमारा 8 अप्रैल 2026 तक। तो ये इसी साल के लिए कि इससे पहले भी आप ही की कंपनी रन कर रही थी? 1 साल का सर, इसी साल के लिए। कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने की मांग हो रही है और कहा जा रहा है कि लोगों को इससे काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ये 2015 में इसकी वैधता समाप्त हो गई थी। उसके बाद से लगातार ये टोल प्लाजा चल रहा है, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को पत्र लिखे जा रहे हैं कि इसे बंद किया जाए। अब लोगों की मांग और नेता भी जब इसमें सामने आ गए हैं तो इस पर केंद्रीय परिवहन मंत्री क्या फैसला लेते हैं, ये देखना होगा। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। कोंडागांव में जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में 9 नई एम्बुलेंस खड़ी धूल खा रही है और इन एम्बुलेंस का संचालन इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में एम्बुलेंस धूल खा रही है। पूर्व PCC चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि उन्होंने अपने और अन्य दूसरे मद से एम्बुलेंस के लिए 32 लाख रुपए सेशन करवाए थे, जिसे अब के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बिना इस्तेमाल कबाड़ बना दिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि ये 9 एम्बुलेंस कांग्रेस शासन काल के भ्रष्टाचार का उदाहरण है। एम्बुलेंस खरीदी में कमीशन के कारण अमानक वाहन खरीदे जो एम्बुलेंस के रूप में नहीं चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार BS4 सीरीज के वाहनों को एम्बुलेंस या किसी सरकारी काम में उपयोग नहीं कर सकते हैं। विधायक निधि से रांधना एवं अनंतपुर हॉस्पिटल को दिया गया था। बस्तर विकास प्राधिकरण से प्रदत्त शामपुर में 16/1/2021 को,
रूबन मिशन के तहत प्रदत्त बड़े केनेरा को LWE योजना के तहत प्रदत्त 14/6/2018, DMFT के तहत प्रदत्त 100 वाहन 2017, सांसद निधि से प्रदत्त 31/8/2018, 100 वाहन बोलेरो प्लस 27/12/2018। इस ढंग से टोटल 9 एम्बुलेंस CMHO कार्यालय में पड़े हुए हैं। जानबूझकर ऐसे वाहन को खरीदा जो चलने योग्य नहीं थे और BS 5 से नीचे हम नहीं चला सकते। चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इसलिए उसको नहीं चला सकते, लेकिन प्रदेश जिले में 12 जो 102 महतारी एक्सप्रेस, 8 हमारे 102 एम्बुलेंस और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन और अन्य मदों से वो भी एम्बुलेंसेस चल रहे हैं। अभी हमने 4 जो नए बोलेरो जो है आपके ज़िले को दिया है ताकि उसमें हेल्थ वर्कर भी बैठ सकें और इमरजेंसी में किसी ऐसे आपातकाल में उसका उपयोग भी हो सके। वो 4 वाहन भी हमने दिया है। बादल फटा और ऐसी तबाही आई कि सब कुछ बह गया, चीख पुकार मच गई। उत्तरकाशी के धराली में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। आपको दिखाते हैं कैसे चंद सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। रिपोर्ट देखते हैं। फटा बादल, मची तबाही। तबाही की सबसे भयावह तस्वीर। बह गए घर, बह गई गाड़ियां। पहाड़ों से आते पानी के सैलाब को देखिए, इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये तस्वीरें उत्तराखंड में उत्तरकाशी से आई हैं। यहाँ हरसिल के पास धराली बाजार में बादल फटने के बाद तबाही मच गई। ताश के पत्तों की तरह ढहते ये घर जैसे कोई खिलौने हों। कई घर बहते दिखाई दे रहे हैं। एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। पहाड़ी के ऊपर से अचानक पानी की मोटी धार आती है, बहुत तेज रफ्तार के साथ। कुछ लोग दूसरी तरफ से ये सब देख रहे थे। उनकी चीख पुकार आप सुन सकते हैं। करीब 10 सेकंड बाद इस बहाव की चपेट में सबसे पहले ये नीले रंग का घर आता है। इसके बाद पानी की इस धार के आगे जो भी आया वो तिनके की तरह बह गया। बड़े से घर को देखिए कैसे ये तबाह हुआ है। रास्ते में जो भी आया, दुकान, मकान, गाड़ियां सब बह गए या बर्बाद हो गए। तबाही की धारा आगे जाकर एक छोटी नदी में मिल जाती है। ये देखिए किनारे के पास बने ये घर कैसे इसके साथ बह गए। तकरीबन 1 मिनट तक ये पानी धराली बाजार में ऐसे ही हाहाकार मचाता रहा। पानी के तेज बहाव ने सब कुछ खत्म कर दिया। बस कुछ ही सेकंड्स में पानी ने भयानक तबाही मचा दी। इस विनाशकारी बाढ़ की वजह से करीब 20 होटल और होम स्टे को नुकसान पहुंचने की खबर है। कई स्थानीय लोगों के दबे होने की आशंका भी है। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि पूरा इलाका 1 से 1.5 मिनट में कैसे बदल गया। सैलाब अपने साथ सब बहा ले गया। इसके बाद जब तबाही का तांडव रुका तो चारों ओर सिर्फ बर्बादी का मंजर था। ये देखिए बाद की तस्वीर, चारों ओर मलबा दिख रहा है। घर, रिजॉर्ट सब दबे हुए हैं। धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, NDRF, SDRF
आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। धराली क्षेत्र में खीर गंगा नदी में अचानक बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। तेज बहाव के चलते दुकानें, गाड़ियां, स्थानीय ढांचे पानी में बह गए। का मंजर इतना भयानक था कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही तबाही मच गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े पत्थर और मलबा भी बाजार में घुस गया। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जारी कर दिया गया है। जानमाल का कितना नुकसान हुआ है ये धीरे धीरे सामने आ गया है, लेकिन एक बात फिर साफ हो गई कि प्रकृति की शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती। पानी जब आता है तो वो अपना रास्ता बना लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ एमपीसीजी प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।